बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, विस्तार से खबरें देखेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं 15 सेकंड में खबर। कोरोना के कहर से चीन में मचा हाहाकार, अस्पताल से लेकर शमशान तक लगी लंबी कतारें। दवाइयों के लिए दर दर भटकने को मजबूर लोग। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को लिखा खत, देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध। अमेरिका, जापान, चीन में कोरोना केस को लेकर केंद्र अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। चीन समेत बाकी देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए तैयारियों पर मंथन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, एमपी पूरी तरह से तैयार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र सरकार कर रही कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश। राहुल और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार है परेशान। पीएम मोदी का नशा मुक्ति का संकल्प, कहा नशा देश के लिए गंभीर समस्या। ड्रग्स को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति। संसद में चीन पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष, लोकसभा की कार्यवाही हुई बाधित। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। फिल्म पठान को लेकर बढ़ता जा रहा विवाद, महंत परमहंस आचार्य ने दिया विवादित बयान। शाहरुख खान को मिली जिंदा जलाने की धमकी। हरियाणा के गुरुग्राम में चीन पर दलाई लामा का बयान आया सामने। चीन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत में लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता। ग्वालियर कोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज की। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। पटेरिया में वकील डीजे कोर्ट में करेंगे अपील। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भोपाल कोर्ट ने रमाकांत विजयवर्गीय को पाया दोषी। 160 करोड़ के घोटाले में विजयवर्गीय दोषी करार। 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। सतना में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। हड़ताली कर्मचारियों ने निकाली रैली, मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। उमरिया में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार में सवार 5 लोग घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। हरदा के सोडलपुर गांव के पास बेकाबू ट्रॉले ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। पति की मौके पर मौत, 1 घंटे बाद आया शव वाहन। कटनी में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने किया चक्का जाम। अधिकारियों के आश्वासन पर हटे किसान, जल्द खाद देने का मिला है आश्वासन। रीवा जनपद पंचायत के सीईओ विजय लक्ष्मी मरावी रिश्वत लेते गिरफ्तार। मरावी को सहयोगी बाबू के साथ लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। वेतन पास करने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। उज्जैन में मठ मंदिरों के सरकारीकरण के विरोध में निकाली गई त्राहिमाम यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए पंडित पुजारी, जल्द ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मंत्री मोहन यादव के बयान का एनएसयूआई ने किया विरोध। उज्जैन में कांग्रेस और एनएसयूआई ने फूका मंत्री का पुतला। माता सीता को लेकर दिया था बयान। सतना में यातायात पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। स्कूल, कॉलेज और मुख्य चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान। बाइक चालकों को समझाया, चालानी कार्रवाई भी की। ग्वालियर के पूरासानी गांव में महिला पर जानलेवा हमले में सनसनीखेज खुलासा। सगे बेटे ने ही किया था हमला। दुश्मनों को जेल भेजने के लिए मां के पैर में मारी थी गोली। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में निवेशकों ने चिटफंड कंपनियों और सेबी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों निवेशकों ने रकम वापसी की मांग उठाई। 100 से अधिक कंपनियों ने लाखों निवेशकों को ठगा है। आरक्षण पर आर पार के मूड में छत्तीसगढ़ सरकार। आबकारी मंत्री कवरसी लखमा का राज्यपाल पर विवादित बयान, कहा नेतागिरी कर रही है राज्यपाल। टीवी और अखबार में आने का चढ़ा है शौक। दंतेवाड़ा में 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। लोन वराटू अभियान से हेमला थी प्रभावित। अब तक 143 इनामी नक्सली सहित कुल 567 नक्सली कर चुके हैं सरेंडर। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्र लगातार भेज रही राज्य सरकार को पैसा, किश्तों के जरिए मिल रहा छत्तीसगढ़ को पैसा। रायपुर में निवेशकों ने चिटफंड कंपनियों और सेबी के खिलाफ किया बड़ा प्रदर्शन। हजारों निवेशकों ने रकम वापसी की मांग उठाई। 100 से अधिक कंपनियों ने लाखों निवेशकों को ठगा है।
चलिए अब समय हो चुका है खबरों को विस्तार से देखने का। विधानसभा के शीत सत्र के दौरान जमकर सियासी दंगल हो रहा है। सदन में जनता के मुद्दे पर सार्थक चर्चा होती है, लेकिन यहां भी सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। देखिए। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा सियासी अखाड़ा बनती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन के बाहर तो घमासान रहता ही है, सदन के अंदर भी जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस की जगह सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी तल्ख टिप्पणियां सुनने को मिली। कमलनाथ के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित न रहने पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल किया और कहा कि कमलनाथ को अपने बनाए नेता प्रतिपक्ष पर ही भरोसा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनना किसकी आंखें खुलती हैं, पता चलेगा कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने क्या किया। हम विकास के काम बताएंगे और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कितने तैयार आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ले जो आरोप? हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की और सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है, हम तो जवाब देंगे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती है। विपक्ष सरकार की कमियां बताती है और सरकार अपनी योजनाएं गिनाती है। फिलहाल सदन में बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के आपसी मतभेदों की गूंज सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष आमतौर पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप विपक्ष पर लगाता है, लेकिन यहां विपक्ष ही आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन की कार्यवाही चले। इसके लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिस पर हंगामा हो और सदन को स्थगित किया जा सके। और सरकार का दायित्व है कि हमारे बताए हुए प्रश्नों का जवाब क्रम से दें। सत्ता पक्ष को हमला करने का, विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियमों और कायदों को मानने वाली पार्टी नहीं है। हंगामा होते ही हाउस एडजर्न हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने जो कार्य सूची बनाई है, कल विधेयक पास करा लिए, आज सप्लीमेंट्री बजट पहले करा के आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस बीच में होती है, उसके बाद बचे हुए काम निपटाए जाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है और ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि कुछ डायलॉग ऐसे उछाले जाएंगे जिसपे हंगामा हो और एडजर्न कर दी जाएगी। सदन में सार्थक चर्चा की बातें तो होती, लेकिन सदन के अंदर जाते ही नेता इसे भूल जाते हैं। प्रदेश में जनता से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को सियासी दंगल से फुर्सत ही नहीं मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष अब तक बीजेपी को ही घेर रही थी, लेकिन अब सीधे राज्यपाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा को राज्यपाल के पद की गरिमा तक भूल गए और राज्यपाल पर पद के दुरुपयोग करने के आरोप लगाने के साथ ही उन्हें बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत जारी है। राज्यपाल ने अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसे लेकर लंबे समय से सियासी बयानबाजी की जा रही है। सत्ता पक्ष इशारों में राज्यपाल पर निशाना साधते आया है, लेकिन अब प्रदेश की सरकार के मंत्री खुलकर राज्यपाल के खिलाफ बोल रहे हैं। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार के आबकारी मंत्री ने राज्यपाल पर विवादित बयान दे दिया।
कवासी लखमा ने राज्यपाल पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कवासी लखमा ने राज्यपाल पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है, लेकिन सिर्फ लखमा ही नहीं, सत्ता पक्ष के ज्यादातर नेता राज्यपाल को घेर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन को राजनीति का अड्डा बनाए जाने का आरोप लगाया। आरक्षण के विरोध में है, राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। EWS के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर में देरी पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े करता आ रहा है, लेकिन अब प्रदेश के मंत्री राज्यपाल के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। राज्यपाल के दृष्टि से ये लोग नहीं सोचते, ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज वो उनकी नजरों में वो जंगलों में रहें और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करें। भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारी माताओं को और वनवासी हमारे आदिवासी समाज को जो सम्मान दिया है, ये बात इनको नहीं पच रही है। मैं सीधे सीधे कवासी लखमा या फिर उनके सरकार से कहना चाहता हूं कि तत्काल इस विषय के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। लोग को बकवास करने की आदत हो गई है और पहले भी करते थे। आज़ादी के बाद से कांग्रेसी लगातार बकवास करते आए हैं और ये जो 4 साल का कार्यकाल है ना इस भूपेश बघेल का, उसमें तो हद कर दिए। कहीं भी कुछ भी वक्तव्य देना, कुछ भी बात करना और स्तरहीन बात करना, बेतुके बात करना, इनकी आदत सी बन गई है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इसके लिए आदी हो गए हैं। लेकिन जब हद करते हैं लोग कि संवैधानिक पद पे बैठी हमारे महामहिम राज्यपाल के खिलाफ कुछ बोले, ये तो अति कर दिए और ये दूसरी बार बोल रहे हैं। पहले भी उनके साथ तकरार हो चुका है। प्रदेश में आरक्षण बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस विवाद में अब राज्यपाल के खिलाफ भी बयानबाजी की जा रही है। इस दौरान नेता भाषा की मर्यादा तक भूल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में नक्सलियों के नापाक इरादों को बड़ा खुलासा इसमें किया गया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सली एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं। वहीं नक्सलियों के इरादों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने नई पहल शुरू की है। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों ने एमपी में पांव पसारना शुरू कर दिया है। लाल आतंक के नापाक इरादों में अमरकंटक भी शामिल है। मंडला जोन के आईजी के मुताबिक नक्सली अमरकंटक को हेडक्वार्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के कुछ जिले होते हुए राजनांदगांव, रायगढ़, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया के कुछ हिस्से को मिलाकर एक नया कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश है। एमपी के बॉर्डर के जो दोनों तरफ के जिले हैं, जिसमें अपने बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आते हैं और उधर से उनके अपने राजनांदगांव और खैरागढ़ और ये कवर्धा, मुंगेली और अप टू अमरकंटक को इन्होंने अपना टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग रखी है। तो काफ़ी सारा एरिया इन्होंने, अगर आप पिछले कुछ सालों से तुलना करेंगे तो इन्होंने काफ़ी और अपने एरिया का यानी कि विस्तार किया है। नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। यही नहीं, प्रभावित इलाकों में बेरोजगार युवकों को विशेष सहयोगी दस्ता बनाकर रोजगार भी दिया जा रहा है। कुल 150 पद अभी मिले हैं 3 नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी को विशेष सहयोगी दस्ता के नाम पे। बालाघाट को 80 पद मिले हैं और
इसका मेन पर्पस जो है वो स्थानीय युवा, विशेषकर जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, हमारे 5 ट्राइबल ब्लॉक्स, उनके स्थानीय ग्रामीण युवा सामने आए और नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दें, चाहे वो सर्चिंग के लिए हो, क्योंकि उनको उस क्षेत्र के टेरेन की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, वहाँ की भाषा की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, वहाँ के नैरेटिव की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, वहाँ की समस्याओं के विषय में हमें बता सकते हैं। तो इस पूरी भर्ती, विशेष सहयोगी दस्ता का जो भर्ती का पूरा प्रयास है, वो इन ग्रामीण अंचलों से अधिक युवाओं को पुलिस के सहयोगी के रूप में भर्ती किया जाना है, ताकि अंततः हम लोग नक्सल का जो इनकी पकड़ है उसको कमज़ोर करके समूल उन्मूलन कर सकें। विशेष दस्तों में उन युवाओं को प्राथमिकता मिल रही है जिनको इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक एमपी में नक्सलियों के 6 एरिया कमेटी सक्रिय हैं। ऐसे में उम्मीद है कि लाल आतंक पर लगाम लगाने में सुरक्षा बल सफल रहेंगे। देश में कोरोना को लेकर एक बार फिर से अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दुनिया में आ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एहतियात बरतने को कह रहे हैं। राहुल गांधी को पत्र लिख भारत जोड़ो यात्रा भी सावधानी बरतने को कहा है, लेकिन इस सलाह पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। अब यात्रा रोकने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? दुनिया में एक बार फिर कोरोना की आहट है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर देश को सतर्क रहने की सलाह दी, लेकिन इसके पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पत्र को लेकर सियासत गर्म है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने यह पत्र राहुल गांधी को लिखा था, जिसमें उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए सुझाव दिए। मांडविया ने अपने पत्रों में लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रा के दौरान मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग हो। सिर्फ कोविड वैक्सीनेटेड लोग ही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें। कोविड नियमों का पालन संभव ना हो तो यात्रा स्थगित करें। यात्रा में जुड़ने के पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। इस पत्र में कोई भी बात विवादास्पद नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने पत्र की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इस पत्र पर सियासत जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश रच रही है। यात्रा को रोकने के बहाने तलाशे जा रहे हैं। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? है ना, जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। देश कोरोना के जाल में ना फंसे, इसके लिए सतर्कता की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी शायद इसी मकसद से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पत्र लिखा है, लेकिन कांग्रेस इसे साजिश बता रही है और सलाह सियासत का मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दुनिया में लगातार कोविड-19 कम होने के साथ ही माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का अंत आ चुका है, लेकिन अब चीन में बढ़े कोरोना के मामले ने दुनिया के ऊपर एक बार फिर खतरा बढ़ा दिया है। एक बार फिर कहर बरपाने लगा कोरोना। एक सप्ताह में 36 लाख केस, 10,000 मौत। एक बार फिर कसेगा कोरोना अपना शिकंजा। क्या चीनी वायरस से फिर कराहेगी दुनिया? पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से कोरोना वायरस अब पैर पसार रहा है। कोरोना का कहर एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। जापान से लेकर ताइवान तक लाखों मामले सामने आ चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पिछले एक सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अकेले जापान में 10,50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,60,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि फ्रांस में करीब 4 लाख केस सामने आ चुके हैं। वहीं ब्राजील में 2,84,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 2,72,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि जर्मनी में 2,23,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। हांगकांग में 1 लाख से ज्यादा केस मिल चुके हैं। वहीं चीन के पड़ोसी ताइवान में भी 1,07,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। यहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन ने एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया। उसकी ओर से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए आ रही तस्वीरों में चीन में कोरोना का विस्फोट दिख रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर किया जा रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के साथ साथ दवा पर भी संकट गहराने लगा है। बुखार और सिरदर्द की कई जरूरी दवाएं चीन में आउट ऑफ स्टॉक हैं। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि चीन में 2023 में कोरोना विस्फोट हो सकता है, जहां लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।